आप एक बार फिर से पूछते हैं, देखते हैं कि अब कौन कौन बताता है। ठीक है, बताओ तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। नहीं याद किए, इसको भी याद नहीं है। ठीक है, तो एक बार बोल देते हैं, चालुक्य की 3 को शाखा थी, एक और शाखा खुलेगी गुजरात में, तो वहाँ पे चालुक्य की कुल 4 शाखा हो जाएगी। चालुक्य का मूल शाखा हम लोग पढ़े थे, बतापी का चालुक्य, पूरा राजा के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग राजपूत वंश के बारे में देखे, राजपूत वंश में देखे हम लोग तंतीदुर्ग, उसकी राजधानी मानखेड़ देखे। राजपूत वंश को फिर दबा के कल्याणी का चालुक्य आएगा, उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं साउथ में। उसके बाद हम लोग बेंगी का चालुक्य भी देखे, कि बेंगी के चालुक्य में हम लोग देखे कि पुलकेशिन द्वितीय का जो भाई है विष्णुवर्धन, वो आंध्र प्रदेश में बेंगी चालुक्य का स्थापना करता है। ठीक है, कल्याणी चालुक्य का स्थापना करता है तेलप द्वितीय महाराष्ट्र तरफ में। चोल चेल पांड्या भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और चोल चेल पांड्या से जुड़े हुए राजा सब के बारे में भी हम लोग पढ़े कि चोल से कौन कौन से राजा थे जो कुछ काम किए, चेर के कौन कौन राजा थे, जैसे सेनगुटवन पत्नी पूजने का प्रथा लाया। ठीक है, ऐसे हम कुछ कुछ राजा सब के बारे में हम लोग पढ़े। जब इतना सब कुछ हम लोग देख चुके हैं और इस सब का प्रतीक चिन्ह भी देखे हम लोग, ठीक, तो एक हिस्ट्री का जो से लास्ट है आप चोल वंश। तो एक चोल हम लोग पढ़े थे कब, संगम की युग में, और एक चोल हम लोग पढ़ेंगे जब पल्लव दबेगा तब चोल जो आएगा उसके बारे में। तो बताइए आप लोग को, हिस्ट्री आज लास्ट ही क्लास है और हिस्ट्री में बस लास्ट चोल है, तो हम लोग हिस्ट्री का एक ओवरव्यू ले चुके हैं अच्छे से, कहानी के साथ साथ पूरा डिस्क्रिप्टिव ले चुके हैं। दक्षिण भारत थोड़ा सा हम स्पीड से खींचे, क्योंकि दक्षिण भारत से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसके साथ साथ हम खाली थोड़ा सा कहानी को दर्शा दिए, बाकी उतना डीपली में जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन तो जितना से पूछा जाता उतना से ही हम लोग बनाए। उसके बाद लेकिन बाकी हम लोग जो पढ़े हिस्ट्री हर्षवर्धन सब के बारे में, वो पूरा डीपली पढ़े हम लोग, पूरा इतना डीपली कि बीपीएससी सब का भी आप लोग को एग्ज़ाम दीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, चाहे डिस्क्रिप्टिव दीजिए या जो ऑब्जेक्टिव टाइप का दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मेंस के लिए भी पर्याप्त हो गया हिस्ट्री का। हम लोग हिस्ट्री में जो शुरुआत किए थे, हम लोग क्या शुरुआत किए थे एंशिएंट हिस्ट्री में, आदिमानव सबसे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को 3 भागों में बांट के पढ़े थे, प्राग इतिहास, अर्ध इतिहास और पढ़े थे हम लोग ऐतिहासिक काल। प्राग इतिहास में हम लोग आदिमानव सब के बारे में पढ़ लिए थे, उसमें हम लोग पढ़े थे क्या चीज़ कहाँ से मिला, सबसे पहले भारत में कहाँ खुदाई हुई अतिरम्पक्कम से, ये सब चीज़ पढ़े हम लोग। आदमी ने सबसे पहले पालतू किसको बनाया था, कुत्ता को जानवर में, कुल्हाड़ी यूज किया था औजार के रूप में। ठीक है, कोल्डिवा में चावल का साक्ष्य मिला था, मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य मिला था, ये सब चीज़ हम लोग वहाँ पे देखे। बिहार के चिरान से मिला था हड्डियों का औजार, ये सब हम लोग वहाँ पे देखे थे। ठीक है, आलमगढ़, बागेर, ये सब याद है ना। पहिया का आविष्कार, आग का आविष्कार कहाँ हुआ था, पहिया का आग का खोज कहाँ हुआ था, आग का प्रयोग करना कहाँ, नवप्रस्थान काल में। उसके बाद हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को देखे। सिंधु सभ्यता के कालीन में हम सभ्यता देखे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब सभ्यता देखे। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, शांतिकालीन सभ्यता कहते हैं और कांस्य युग सभ्यता कहते हैं। यहीं से था बताए थे बटन बंधु। ठीक है, सर जॉन मार्शल की में खोज किया था दयाराम साहनी। ठीक है, मोहनजोदारो सबका भी बारे में बता सके तो कहाँ पे क्या चीज़ मिला, लिपस्टिक वगैरह। ठीक है, ओखली कहाँ से मिला, नहीं सरस्वती वहाँ की सबसे पवित्र नदी थी। सिंधु सभ्यता में सरस्वती सभ्यता क्यों कहेंगे, सॉरी, सरस्वती ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी थी, जो कि नदियों की देवी कही जाती थी, जो कि उत्तर वैदिक काल में जाके विद्या की देवी हो गई। नहीं, हाँ, गंगा नदी था ना, दोनों के बीच में सरस्वती नदी था, हाँ, वहाँ पे ज़्यादा नगर बसा हुआ था, बाद में पता चला सरस्वती से ऐसा कोई भी जगह से नहीं मिला। देखिए ना, रोपर, सतलज नदी, रंगपुर, मादर नदी, लोथल, भोगवा नदी, आलमगीरपुर, दासक नदी, नहीं सॉरी, आलमगीरपुर हिंड नदी, सुटका गेंजोर, दासक नदी। हाँ, तो नहीं, ज़्यादा स्थल गुजरात से मिला है, सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात से मिला है। लोथल, लंगपुर सब गुजरात से मिला है सबसे ज़्यादा। देखो केरल का नाम खटाई यहाँ पे आ गया है, गलती तो जरूरी थोड़ी ना, अन अकेडमी पढ़ा दिया तो बहुत बड़का चीज़ पढ़ा दिया, वो भी तो कहीं से पढ़े के पढ़ाया होगा ना। तो सिंधु सभ्यता में सरस्वती का जिक्र कहाँ पे आएगा कि सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, नहीं क्या है, मेरे नज़र से गुजरता कि नहीं गुजरता। सिंधु सभ्यता के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ऋग्वेदिक काल पढ़े,
ऋग्वेदिक को जानने के लिए ऋग्वेद है और उत्तर वेदिक को जानने के लिए तीनों वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब चीज़ है। ठीक है। उसके बाद हम लोग महाजनपद पढ़े, 16 महाजनपद, इसका कहाँ उल्लेख है, सभी महाजनपद में जुड़े हुए राजा सब के बारे में भी पढ़े। उसके हम लोग बौद्ध धर्म पढ़े, जैन धर्म पढ़े। ठीक है। उसके बाद हम लोग मगध में हर एक वंश का स्थापना हुआ था। ठीक है। ये सब को पढ़े, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन तो वत्स का राजा होगा, हाँ, हम लोग पढ़े इसके उदयन के बारे में, पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाता है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग हर्यक वंश के बाद हम लोग पढ़े थे क्या, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, हसीन मसुक्सा, है ना, नाग वंश पढ़े हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या, नंद वंश के मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, कण्व वंश, फिर आंध्र सातवाहन, ये सब की चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े। सब में सिकंदर, अशोक, सबसे बहुत अच्छा से हम लोग पढ़े हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त वंश पढ़े, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, सारे चीज़ सबको एक सम्मिलित रूप से पढ़े। उसके बाद हम लोग आए और गए कहाँ, दक्षिण भारत गए, दक्षिण भारत में हम लोग पढ़े। यहाँ के साथ साथ हम लोग आपको प्रशासनिक भी बता दिए, कि गुप्त वंश का प्रशासन कैसे चलता था, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। मौर्य काल का प्रशासन बता दिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। चोल चेल में भी जो प्रशासन आते गया उसके बारे में भी बताते गए हम लोग, कि जैसे बांध सबसे पहले किसने बनाया, सबसे पहले कावेरी पट्टनम को किसने बसाया, बड़े सर को क्या बोला जाता था, छोटे सर को क्या बोला जाता था। इतना हम लोग पढ़े एंशिएंट हिस्ट्री में, आप पूरा एकदम छान के पढ़े अच्छे से। आज हम लोग पढ़ेंगे चोल वंश, ये होगा चोल वंश पढ़ेंगे। एक बार हम लोग चोल वंश पढ़े थे कब, चोल, चेर, पांड्या में, वो संगम काल का था। और उस समय भी हम बोले थे कि चोल वंश पुनः खत्म होगा और पल्लव वंश का स्थापना होगा, और पल्लव वंश पुनः खत्म होगा, फिर चोल वंश का स्थापना होगा। ठीक है। चोल वंश का स्थापना होगा, जैसे बतापी खत्म हुआ, बतापी का चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश आया, फिर राष्ट्रकूट वंश के खत्म होने के बाद कल्याणी का चालुक्य आया। ये जो चोल आएगा ना, ये चोल चलेगा आपका 850 से 1200 ईस्वी तक का रहेगा इसका कहानी, इस चोल का। ठीक, याद करिए, यहाँ पे चेर था, यहाँ पांड्या था, यहाँ पे चोल था, और इसी चोल को ख़त्म करके यहाँ पर कौन आया था, पल्लव वंश आया था ना, पल्लव वंश। ये जो पल्लव वंश आएगा, तो इसी पल्लव वंश को ख़त्म करके फिर कौन सा वंश आएगा, चोल वंश आएगा। ठीक, देखिए चोल वंश में जो हम लोग पढ़ेंगे, राजा के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, देखिए विजय आलय के बारे में पढ़ेंगे, आदित्य प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, परांतक फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राजा राज के बारे में पढ़ेंगे, प्रथम के बारे में, राजेंद्र प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। कुलो तुंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजेंद्र थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इतना राजा के हम लोग बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खाली समझिए थोड़ा सा, जो देखिए, जैसे शक्तिमान देखते होंगे ना, तो लास्ट में कहता है कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कुछ देखिए, जैसे आज ये ख़त्म ही होना। देखिए जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र। और पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कौन से शाखा को डिनोट करता है, तो कहिएगा कि महायान शाखा को। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। उसी तरह से बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय है, बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय है। और इसका स्थापना जो पश्चिमी बंगाल है ना, वहाँ पे एक राजा होगा देवपाल, पाल वंश के राजा होते हैं देवपाल, वो स्थापना करेगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय का, जहाँ पर कि बर्जियान शाखा का भी पढ़ाई होता है, यानी कि जादू टोना का भी पढ़ाई होगा। उसी पाल वंश का एक राजा आएगा धर्मपाल, जो कि भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करेगा। और यहाँ भी महायान शाखा के साथ साथ
की पढ़ाई होगी। इतना हो गया। देखिएगा, सफ़ेद कपड़ा जो पहनने का प्रथा चालू हुआ था, अधिकांश लोग जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे वो हर्षवर्धन के काल से ही शुरू हुआ। हर्षवर्धन के काल से सफ़ेद कपड़ा पहनने का परंपरा चालू हुआ और हर्षवर्धन के काल से ही कुंभ मेला लगना चालू हुआ था ना। उसके बाद बताइए, हर्षवर्धन के को हम लोग हिंदू धर्म का अकबर कहते हैं। अकबर का नाम सुने हैं ना? मुग़ल वंश के तीसरे राजा थे अकबर। बाबर, हुमायूं के बाद अकबर आते हैं। तो हिंदू धर्म का जो अकबर कहते हैं ना, वो हम लोग कहते हैं हर्षवर्धन को। कारण क्या है कि जैसे अकबर अपने प्रजा को खुश रखा, हिंदू मुस्लिम को लेके चला, उसी तरह से हर्षवर्धन भी बौद्ध, जैन, हिंदू सबको एक साथ लेके चलेगा और पूरा सबको खुश रखेगा। ठीक है। हर्षवर्धन को भारत का समुद्रगुप्त भी कहते हैं। अकबर और समुद्रगुप्त का मिश्रण इसमें देखने के लिए मिलता है। जैसे अकबर में मेरे क्या सबको प्रजा खुश था इसके अधीन, और समुद्रगुप्त इसको इसलिए कहते हैं कि जैसे समुद्रगुप्त 100 मैच खेला, एक भी नहीं हारा, उसी तरह से हर्षवर्धन भी पूरा उत्तर भारत को जीता था ना। कश्मीर भी युद्ध किया एक हाथी दांत के लिए, एक हाथी दांत के लिए, बौद्ध के एक दांत के लिए कश्मीर में आक्रमण किया। तो हर्षवर्धन को भी हम लोग क्या कहते हैं? अकबर और समुद्रगुप्त का मिश्रण कहते हैं। ठीक। यहीं पर हम लोग देखे थे कि रथ मंदिर नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट बनाया था। रथ मंदिर जिसको हम लोग 7 पेगोंडा कहते थे। एक पेगोंडा गणेश जी का जोड़ा था, परमेश्वर प्रथम। ठीक है। रथ मंदिर है ना महाबलीपुरम में। ठीक। ये चीज़ हम लोग देखे। उसका देखिए, कैलाश मंदिर राजकोट वाला बनाया था, और बनाया था कौन? कृष्ण प्रथम बनाया था। जैसे अकबर, कश्मीर का अकबर जो हम लोग कहेंगे ना, वो हम लोग कहते हैं जैनुल लाब्दीन को। कश्मीर का जो अकबर होता है हम लोग कहते हैं जैनुल लाब्दीन को। और कश्मीर की एक महिला रहेगी, जैसे होता है ना कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान भी गद्दी पर बैठती है, तो कश्मीर की एक महिला होती है जिसको हम लोग लोह महिला कहते हैं। तो पूछा जाता है कि कश्मीर की लोह महिला कौन? तो हम लोग कहते हैं रानी जिंदा। आंसर क्या आता है? रानी जिंदा। शक्तिशाली महिला थी जो शासन करती है, तो रानी जिंदा जो होती है वो कश्मीर की लोह महिला कहलाती है। और कश्मीर का अकबर जैनुल लाब्दीन कहलाता है। ठीक है। लाब्दीन एक राजा बनेगा जो कि कश्मीर का क्या होता है? राजा कहलाता है। और कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी हम लोग को किससे मिलता है? कल्हन की राजतरंगिनी से। इतना सी पता चल गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कश्मीर का हो गया। इसको देखा जाएगा। उस देखिए, हाँ, मानसून की जो खोज हुई थी ना, वो हिपालस किया था 48 ईस्वी में। मानसून जो भारत में जो वर्षा होती है, कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, अरब सागर से ज़्यादातर बारिश। तो मानसून का जो खोज किया था ना, हिपालस किया था 48 ईस्वी में। ठीक है। याद रखिएगा ना, हिपालस किया था मानसून की खोज। ठीक है। देखिए, जैसे दक्षिण भारत हम लोग पढ़े, तो दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध जैसे गुरु थे ना, देवता शिव थे। जैसे हम लोग भी सिंधु सभ्यता में क्या था? शिव ही था पशुपति। तो दक्षिण भारत का भी क्या था? शिव जी ही थे। और यहाँ पर विष्णु जी को हम लोग विष्णु जी नहीं कहते थे, तिरुमल कहते थे। क्या कहते थे? तिरुमल कहते थे। विष्णु जी को हम लोग विष्णु जी नहीं कहते थे, तिरुमल कहते थे यहाँ पर हम लोग विष्णु जी को। ठीक। द्रविड़ कला का जो होगा यहीं पर शुरू होगा। ठीक है। नागर ऊपर, नीचे क्या होगा? बेसर। उसके बाद देखिए, संगम काल के बारे में जानकारी मिलता है हम लोगों को अशोक के दूसरा और तीसरा शिलालेख से। अशोक का कुल 14 शिलालेख था। दूसरा और तीसरा शिलालेख जो है ना, दूसरा और तीसरा शिलालेख जो है, उससे हमको क्या मिलता है? अकबर के, हाँ, संगम युग के बारे में हमको जानकारी मिलता है। और एक चीज़ देखिए, आपको पता चल चुका होगा, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, सिकंदर के गुरु कौन? अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु शुक्राचार्य ने, शुक्राचार्य हो गया, हाँ, शुक्रात, ये हो गया इसके गुरु। और देखिए लो, उसके बाद देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे उड़ीसा में क्या है, लोग घूमने के लिए जाता है, सूर्य का कोणार्क मंदिर है ना, सूर्य का कोणार्क मंदिर है कहाँ पर? उड़ीसा में। तो पूछेगा कि वो कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था, तो क्या कहिएगा कि उस कोणार्क मंदिर बनवाया था गंग वंश के एक राजा थे, उस वंश का नाम था नरसिंह देव।
नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन तो हो गया आपका, तो पल्लव का हो जाएगा ना। हाँ, नरसिंह देव जो होगा ना, ये गंग वंश के राजा हो गए। यही उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का स्थापना करते हैं। और कोणार्क मंदिर में क्या सूर्य भगवान का मूर्ति है, जो कि 7 गो घोड़ा रथ को खींच रहा है। ठीक है, खींच रहा है ना, वैसे ऐसा मूर्ति है। और ये जो बनाया गया है, ये बलुआ पत्थर से बनाया गया है और ग्रेनाइट के संयुक्त मिश्रण से बनाया गया है वो मंदिर। ठीक है, जो विश्व विख्यात है। उड़ीसा में ही है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ मंदिर है ना पुरी में। तो वो जो बनवाया था क्या, इसको हम बता चुके हैं, अनंत वर्मा, जो कि हम लोग पढ़े थे कलिंग नरेश। कलिंग नरेश में जब हम लोग खालबेल पढ़े थे, तो ही हम बताए थे कि कलिंग नरेश का ही एक अनंत वर्मा होता है, जो क्या करता है, अनंत वर्मा, जो कि जगन्नाथ का मंदिर बनवाता है, जो कि कहाँ है, पुरी में है ना, पुरी में। तो ये सब जो है वास्तुकला, ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक, एक बार रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, इसको अपने सब दिमाग में आएगा कहाँ पे क्या था। देखिए, चोल वंश में हम लोग जो पढ़ेंगे, तो चोल वंश का संस्थापक होता है कौन, विजयालय। संस्थापक कौन होगा, विजयालय इसका संस्थापक होता है। लेकिन विजयालय जो होता है ना, वो अधीन रहता है पल्लव के अधीन। अब पल्लव के अधीन रहता है क्या, सामंत रहता है, मतलब खुल के नहीं रहता है, सामंत रहता है इसके अधीन। ये जो रहता है ना, सामंत के पद पर रहता है। तो इसीलिए सामंत के पद पे रहेगा तो उतना भारी भरकम उपाधि तो धारण करेगा नहीं, तो सिंपल सा उपाधि धारण करता है नर केसरी का उपाधि धारण करता है कौन, विजयालय। तो आपको पूछेगा चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजयालय। याद कीजिए कि चोल वंश हम लोग जब वहाँ पढ़े थे, तो हम लोग एक राजा पढ़े थे करिकाल के बारे में, जिसका अर्थ होता आधा जला हुआ शरीर, जो कि 9 सेना विकसित किया था, जो 9 सेना क्या था, विकसित किया था। और तो ये भी चोल जब आएगा, इसका क्या होगा, 9 सेना विकसित होगा। और वही कालिकाल जो है, जो कावेरी पट्टनम बसाया था, और पहली बार कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। तो पूछा जाता है कि पहली बार नदी पे बांध किसने बनवाया था, तो चोल बनवाया था। और चोल में कौन से राजा, कालिकाल बनवाया था। ठीक है, और श्रीलंका तक पे भी आक्रमण किया था कौन, कारिकाल। तो श्रीलंका पे पहला आक्रमण पूछेगा ना कौन किया था, तो कारिकाल ही होगा। पहला आक्रमण कौन किया था, कारिकाल। लेकिन कब, वो चोल संगम युग के राजा थे। ये जो हम लोग पल्लव पढ़ेंगे, पल्लव के सामंत थे कौन, विजयालय। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पल्लव हट के और यहाँ पे जो चोल आएगा, इस चोल को प्रसिद्धि दिलाता है कौन, आदित्य प्रथम। ये क्या करता है, पल्लव का एक राजा रहता है, उस राजा का नाम रहता है अपराजित को, जैसे मान लीजिए जिसका पिताजी था विजयालय सामंत था, तो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, यानी कि कर नहीं देता था पल्लव राजा को। पल्लव राजा के इसको अपराजित को कर नहीं देता था। लेकिन जब विजयालय के बाद उसका पुत्र बना सामंत आदित्य प्रथम, तो ये क्या किया, अपराजित से युद्ध कर लिया। ये पल्लव के राजा है और इसको ख़त्म कर दिया, मार दिया। और बताइए, जब मार दिया तो पल्लव की राजधानी कहाँ थी, उस समय जो पल्लव की राजधानी थी ना, देखिए फर्स्ट चोल की जो राजधानी थी वो थी उरेयूर। ठीक है, वो थी उरेयूर। जो पांड्या की राजधानी थी मदुरई थी। तो पांड्या की जो राजधानी थी मदुरई, तो मदुरई भी, यहाँ पे भी तो पल्लव का ही शासन था पूरा, पांड्या तो चले गया था। तो मदुरई को जीतता है और उपाधि धारण करता है क्या, मदुरै कोंड का उपाधि। तो पूर्ण रूप से प्रसिद्ध राजा कौन बनता है, आदित्य प्रथम, जो कि अपराजित को हरा के, यानी कि पल्लव को मार के चोल वंश का स्थापना कर देगा। ठीक है, और मदुरै कोंड का उपाधि, कौन मतलब कि टेकर, किसी चीज़ को टेक अपने अधीन कर लिया, तो मदुरै कोंड का उपाधि धारण करता है कौन, आदित्य प्रथम। उसके बाद देखिए आदित्य प्रथम जो उपाधि धारण करेगा, मदुरै कोंड का उपाधि धारण करता है कौन, आदित्य प्रथम, अपराजित को हरा के। तो अपना राजधानी कहाँ बनाएगा, चोल की राजधानी कहाँ बनेगी, चोल की जो राजधानी बनेगी वो बनेगी तंजावुर। कहाँ, तंजावुर। तो तंजावुर बनती है इसकी राजधानी, या इसी को बोलिए आप लोग तंजौर। कौन बनाएगा, आदित्य प्रथम बनाएगा। ठीक है, इसकी राजधानी। तो
तो उस चोल का राजधानी उरेयूर और इस चोल की राजधानी तंजौर हो गया। इसका जो राजा होता है प्रांतक प्रथम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे श्रीलंका है ऐसे लटका हुआ, यहाँ पे आपका इंडोनेशिया है और यहाँ पे क्या है, मालदीव है। इस श्रीलंका पर आक्रमण करेगा प्रांतक प्रथम। चोल का जो नौसेना होता है ना, सबसे बेसी नौसेना ताकत रहता है चोल का ही। चोल का नौसेना सबसे बेसी ताकतवर था, इसीलिए ये ऊपर नहीं गया, नीचे आया युद्ध करने के लिए, ठीक है। अपना क्षेत्र इधर ही फैलाया। तो इसमें जो प्रांतक प्रथम आता है ना, ये युद्ध करता है और श्रीलंका के इस भाग को अपने अधीन कर लेता है। कौन से भाग को है, इतना भाग को अपने अधीन कर देता है, उत्तर पूर्व भाग को, उत्तर और पूर्व भाग को अपने अधीन कर देगा। जब उत्तर पूर्व भाग को अपने अधीन कर लेता है कौन, प्रांतक प्रथम, तो देखिए श्रीलंका के इस भाग को जीत लिया। इस वंश के दो ही महान शासक हम लोग को याद रखना पड़ता है, एक राजा प्रथम, एक राजेंद्र प्रथम, ठीक है। दो महान शासक थे। राजेंद्र प्रथम से देखिए क्या होता है कि राजेंद्र प्रथम जब गद्दी पर बैठेगा, ठीक है, तो ये भी युद्ध की नीति अपनाएगा। और उस समय देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, उस समय श्रीलंका का राजा कौन होगा। अब मान लीजिए कि गद्दी पर बैठा है राज प्रथम, श्रीलंका के राजा रहेंगे आपका महेंद्र पंचम या महेंद्र पंचम है कि महिपाल पंचम है, महिपाल नहीं होगा, महेंद्र पंचम। एक और देखो तो इसका राजा कौन सा है, ये हो गया महेंद्र पंचम हो गया राजा का प्रथम का। हाँ, और यहाँ पर इंडोनेशिया का राजा कौन होता है, शैलेंद्र, ठीक है। और यहाँ का राजा कौन है, राज प्रथम, राज प्रथम। देखिए राजा राज प्रथम अपने पूरा सेना को लेके जाएगा और श्रीलंका की पूरा भाग को जीत लेगा, उत्तरी भाग को। तो पूछा जाता है संपूर्ण श्रीलंका के उत्तरी भाग को कौन जीता, तो राजेंद्र प्रथम। और अपना जान बचाने के लिए महेंद्र प्रथम इधर भाग आया, ठीक है। मतलब कि महेंद्र पंचम जो है कैसे कैसे करके अपनी राजधानी को बचा लिया, कैसे कैसे करके बचा लिया, लेकिन राजेंद्र प्रथम जो है उसके उत्तरी भाग को संपूर्ण रूप से जीत लिया। हाँ, राजा राज प्रथम राजेंद्र प्रथम अभी नहीं आएगा, राजेंद्र प्रथम पहली बार जीत लेता है इसके उत्तरी भाग को, ठीक है। जब उत्तरी भाग को ये जीत लेगा तो बताइए कि ये मालदीव पे भी अटैक करता है, इंडोनेशिया पे भी अटैक करता है। तो छोटे छोटे जितने भी द्वीप रहते हैं ना, कहा जाता है कि 1200 द्वीप को अपने अधीन कर लिया जीत जात के। कौन, राजा राज प्रथम, ठीक। तो पहले क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीलंका के ऊपरी भाग को कौन जीता, राजा राज प्रथम। उसके बाद देखिए राजा राज प्रथम जो ही है वो क्या करेगा, आपका राजेश्वर का मंदिर बनवाएगा, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर भी। तो राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाएगा कौन, राजा राज प्रथम, जिसको हम लोग कहते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर, ये भी बनवाएगा कौन, राजा प्रथम, ठीक। इतना चीज समझ गया। शैलेंद्र जो है इंडोनेशिया का शासक है, वो मांग करेगा कि हमको एगो बौद्ध विहार बनाने के लिए दीजिए। कहाँ पर, तो नागपट्टनम में हमको एगो बौद्ध विहार बनाने के लिए दीजिए। तो शैलेंद्र कहेगा इंडोनेशिया का राजा, तो राजा राज प्रथम क्या करेगा, इसको एक बौद्ध मंदिर भी बनाने का इसको आज्ञा देगा, यहाँ पे बौद्ध विहार बनवाएगा। तो इस वंश का चोल वंश के सबसे महान शासक जो होते हैं ना, राजा राज प्रथम होता है, जो कि उस समय उसके जो समकालीन थे राजा श्रीलंका के महेंद्र पंचम, उसके पूरा उत्तरी भाग को जीत लेता है। शैलेंद्र को विवश कर देता है और शैलेंद्र इसे संधि कर लेता है। और शैलेंद्र को कहने पर शैलेंद्र को एक क्या कहे, बौद्ध विहार बनवाने के लिए देता है। कहाँ पे, नागपट्टनम में। नागपट्टनम सब यही है, नागपट्टनम में रहता है, ठीक है। और उसके बाद एक मंदिर बनवाएगा, जिस मंदिर का नाम क्या रहेगा, राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर बनवाएगा,
ठीक है। कौन? राजेंद्र प्रथम। तो इससे आप लोग इतना याद रखिएगा, बनाया था। उसके बाद आइए इसके बाद आता है राजेंद्र प्रथम। तो अपने पिता की तरह राजेंद्र प्रथम भी जो है ना बहुत शक्तिशाली रहेगा, ठीक है। अपने पिता की तरह ही ये बहुत शक्तिशाली रहता है और ये क्या करेगा, संपूर्ण श्रीलंका को जीतेगा। जैसे इसके पिताजी आते जीते थे ना, तो इसे संपूर्ण श्रीलंका को जीतेगा, यानी संपूर्ण श्रीलंका को मिला लेगा ये अपने अधीन, राजेंद्र प्रथम। तो आपको कहेगा कि सब श्रीलंका पे पहली बार आक्रमण क्या था, कालीकल। उत्तरी श्रीलंका को जीता था राज प्रथम और संपूर्ण श्रीलंका को जीतने वाला कौन है, राजेंद्र प्रथम, ठीक है, राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम को राजेंद्र चोल भी कहते हैं, ताकि इस वंश का और प्रतापी होगा, अपने पिता से भी ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल करेगा और इस वंश का सबसे बड़ा क्या होगा, हाँ, इतना प्रसिद्ध होता है, ये जितना भी द्वीप है ना, इस सब पे इसका आक्रमण होता है और सब द्वीप जो है सबको कब्जा कर लेता है, यहाँ तक कि थाईलैंड तक तो सबको अपने अधीन कर लेता है। यानी कि पानी पर जो राज करता है राजेंद्र प्रथम ही करता है। यहाँ तक कि चीन के राजा जो सोचते हैं कि इंडोनेशिया से कहलवा के राजेंद्र पर आक्रमण करेंगे, ठीक है, उस इंडोनेशिया को भी अपने अधीन कर लेता है, ठीक, वो इंडोनेशिया को भी अपने अधीन कर लेगा। नहीं, इंडोनेशिया का राजा कोई और होगा। तो इंडोनेशिया का उतना राजा समकालीन नहीं याद करेंगे ना, या जब पता चलो यहाँ का राजा कौन था, फिर यहाँ का राजा कौन था। ये तो ये राजा इसलिए इम्पोर्टेंट था कि क्या कि ये मांग क्या था उससे, हाँ। राजेंद्र प्रथम से एक और याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रथम को पता चलता है कि इसको गंगा की प्रसिद्धि है बहुत ज़्यादा, गंगा नदी की प्रसिद्धि है बहुत ज़्यादा। तो गंगा नदी से के लिए युद्ध करता है ये, और गंगा नदी से युद्ध करने के लिए ये ऊपर की ओर जाएगा। पहला राजा रहता है जो गंगा जल के लिए मार करेगा, गंगा जल के लिए ऊपर मार करता है और यहाँ पे शासन चलता रहता है पाल वंश का, ठीक है। तो कहेगा कि, तो सोच रहा ना, ये पूरा सेना के साथ जाएगा, राजा अकेला थोड़ी जाएगा, पूरा सेना के साथ जाएगा। तो लोग डरेगा कि कहीं जीतने के लिए तो नहीं आ रहा है, तो वो लोग भी अपना सेना भेजेगा। दोनों सेना में टकराता है, राजेंद्र प्रथम जीत जाता है। तो अब राजा हारेगा ना, तो राजा आत्मसमर्पण करता है। तो राजा कहता है कि हटो ना, तुम कर आत्मसमर्पण क्या कर रहा है, हमको पानी लेना है, ठीक है। वहाँ जाता है, गंगा जी का पानी लेता है, ठीक है, गंगा जी का पानी लेता है। जब गंगा जी का पानी लेता है तो उपाधि धारण करता है क्या, गंगे कोंड चोलपुरम, ठीक है, गंगे कोंड, मतलब कि गंगा को जीतने वाला, गंगा नदी को। वहाँ से पानी लेके आता है, बोलता है कि तुम लोग राज करो, ठीक है, हमको खाली पानी चाहिए था। राज किया वही लोग, ठीक है। और ये वापस आया, यहाँ पे एक तालाब खुनवाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, और उसमें पानी देगा और वो गंगा जी जो लाया था यहाँ से उसको मिलाकर उसका नाम दे देगा गंगे कोंड चोलपुरम, लास्ट में पूरम लगा देगा, एक स्थल बन गया। तो गंगे कोंड चोलपुरम यहाँ पे स्थापना करता है, पानी लाता है यहाँ से गंगा जी से, और यहाँ पे जब जीतता है गंगा जी के पानी लेके आता है तो यहाँ पर उपाधि धारण क्या करता है, गंगे कोंड चोलम या गंगे कोंड। तो मतलब गंगा के मतलब वहाँ तक जीतने वाला कौन हो गया, राजेंद्र प्रथम हो गया। और इसी के समकालीन रहता है कौन, मोहम्मद गजनबी यहाँ पर। अब मोहम्मद गजनबी का आक्रमण चालू है उत्तर भारत में, ठीक है। राजेंद्र प्रथम को पता नहीं चला है कि वहाँ उस समय में दूरसंचार नहीं ना था जी, दूरसंचार नहीं था, और ये लोग भक्त ही हैं शिव के। तो नहीं कहता है जो भक्त हैं शिव के तो डर का है का, ठीक है। तो ये सब भक्त हैं शिव जी के, महाकाल के हैं। और गजनबी उल्टा पुल्टा काम कर रहा है महाकाली को लेकर। उड़ीसा में है ना, जो उड़ीसा गुजरात में जो मंदिर को